हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उत्थान साइंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये चीजें अपन ने डिस्कस की थी। उसके बाद में अपन ने बात की थी बेटा आपका क्या कंसंट्रेशन टर्म्स अपन ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो चैप्टर कंटेन है आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है आपका। इसके बाद में आपका चल रहा है यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में अपन ने किस किस के बारे में बात कर ली? मोलरिटी, मोलैलिटी। इसके बाद में अपन ने कल बात की इसके बारे में मॉल फ्रैक्शन। ये तीनों चीजें आपकी क्या होगी बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी क्या होगी कंप्लीट। ठीक है। इसके बाद में आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? नॉर्मेलिटी। ठीक है। और आने वाले लेक्चर्स में जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन टर्म्स है जैसे फॉर्मेलिटी है, वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है, वो सब चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अपन ये सारे रिमेनिंग जो पॉइंट्स आपके सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन सभी के बारे में अपन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज के जो लर्निंग आउटकम्स है, मैं सीधी सिंपल सी बात है यहाँ पे कि यदि आज का लेक्चर आप कंप्लीट देखते हो तो एक तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द नॉर्मेलिटी एंड हाउ कैन डिफाइन द नॉर्मेलिटी, व्हाट इज द एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। इसको दूसरा नाम जो है आपका इसका क्या रहेगा? वैलेंसी फैक्टर भी इसको अपन बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद में नॉर्मेलिटी पे से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करेंगे। तो वन बाय वन करके अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो व्हाट इज द कंसंट्रेशन। ये चीज अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी बिकॉज अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं बेटा? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो ये एब्रीवेशंस मैंने बताए थे, लास्ट टाइम भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। जो बच्चे लास्ट 3 लेक्चर्स जिन्होंने अटेंड नहीं किए उनके लिए चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड की है। एब्रीवेशन फॉर द सॉल्यूट आपको पता ही है क्या होता है। हाँ, अब अपन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट इज द नॉर्मेलिटी। बेटा नॉर्मेलिटी जो है आपका, उसके लिए सिंबल ऑलवेज अपन क्या यूज करेंगे? कैपिटल एन यूज करेंगे। कहीं पे भी आपको यदि कैपिटल एन लिखा हुआ मिलता है किसमें? सॉल्यूशन चैप्टर में या कंसंट्रेशन टर्म्स में, ठीक है, तो वहां पर एन किसको रिप्रेजेंट करा होगा बेटा? आपके नॉर्मेलिटी को। अब नॉर्मेलिटी होती क्या है? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सॉल्यूट। सब जगह बेटा जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स अपन ने डिफाइन की उनमें किसकी अमाउंट के बारे में बात करते हैं अपन? सॉल्यूट के अमाउंट की। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मींस आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंस प्रेजेंट है, वही आपकी क्या कहलाती है बेटा? नॉर्मेलिटी। ठीक है। तो यहां से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि अपन फॉर्मूला लिखना चाहें तो सिंपल सा क्या लिख सकते हैं? नॉर्मेलिटी देखो यहाँ पे, नॉर्मेलिटी जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। तो ऊपर क्या आएगा? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नीचे क्या आएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है बेटा वो किस में गिवन होता है? आपका एमएल में गिवन होता है। और यदि वॉल्यूम एमएल में गिवन है उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। अब ये तो बात हुई आपकी सिंपल फॉर्मूले की, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने लायक आपके लिए वो क्या है? ग्राम इक्विवेलेंस। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर ग्राम इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंस के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो अपन क्या बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएंगे आपके पास में? ग्राम इक्विवेलेंस, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखो क्या होता है आपके पास में? मास ऑफ सॉल्यूट जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? W2 से, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको अपन रिप्रेजेंट किससे करता है, इक्विवेलेंट वेट को ई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता है। और सॉल्यूट की बारे में बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे ई डब्ल्यू टू। अब बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन है कि सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट मास जो है वो क्या रहेगा आपके पास में, मॉलिक्यूलर मास अपॉन, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला भी अपन लिख लेते हैं। ये सब चीजें आपने केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी है। इक्विवेलेंट मास वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास MW2, बिकॉज यहां पे बात किसकी हो रही है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। अब यहां पर कंफ्यूजन जो रहेगा बच्चों, ये क्या रहता है, स्मॉल एन क्या है, तो यहां पर स्मॉल एन जो है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। ये जो है स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलेंसी फैक्टर, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। ठीक है, आगे अपन चल के बात करेंगे कि व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। यदि मैं इस फॉर्मूले में किसके बारे में, नॉर्मेलिटी का जो आपका फॉर्मूला है, इसमें अपन ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, W2 अपॉन EW2, और EW2 की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं बेटा, MW2 अपॉन N। तो देखिए फाइनली जो इसका फॉर्मूला आएगा वो आपके पास में क्या आना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां से देखो नॉर्मेलिटी जो है आपकी, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अभी अपन ने देखा ग्राम इक्विवेलेंट जो है बेटा वो क्या होता है आपके पास में, एन इक्वल टू जो फाइनली फॉर्मूला आएगा अभी, है ना, वो देखना क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ द मास एंड वॉल्यूम। तो यहां से मैं फॉर्मूला इसका क्या लिख सकता हूं, देखो कैपिटल एन इक्वल टू क्या होगा बेटा, आपके पास में क्या आएगा, W2 डिवाइडेड बाई EW2। ये तो क्या हो गया बेटा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट्स को, और ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और यदि आपको सेम फॉर्मूला किस में यूज करना है, ml में, तो यहां पर क्या होगा, EW2 इंटू V ऑफ सॉल्यूशन इन ml। कंडीशन है ml में रहेगा, तो यहां पर अपन मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अभी अपन ने देखा इक्विवेलेंट वेट जो है बेटा वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन। तो यहां से नॉर्मेलिटी जो आएगी आपके पास में क्या आएगा, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, मैं यहां पर इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, EW2 डिवाइडेड बाई स्मॉल एन इंटू V ऑफ द सॉल्यूशन, यही रहेगा इन ml। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, वॉल्यूम किस में रहेगा बेटा आपका, ml में रहेगा। तो यहां से देखो क्या आएगा, ये जो n है वो रेसिप्रोकल होके क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला देखो क्या बनेगा आपके पास में, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MW2 इंटू V सॉल्यूशन इन ml, और यहां पर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n। तो ये तो क्या हुआ आपके पास में, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया कि कैसे अपन नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, ये जो आपको याद रखना है। और बट यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिख रही होगी, कौन से वाली, क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे आपको जो W2 इंटू एन है आपका, सॉरी W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ये वाला जो पोर्शन है बेटा कौन सा,
मैं जिसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं डैश डैश से, ये वाला पोर्शन बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, देखो कुछ याद आया होगा किसका फॉर्मूला, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, W2 टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MW2 इंटू वी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू क्या आएगा, स्मॉल n इंटू कैपिटल M। या आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू स्मॉल n वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलरिटी। ये रिलेशनशिप बहुत सारी जगह काम आएगा, कब, जब आपको क्वेश्चन में मोलरिटी गिवन होगी और आपको नॉर्मेलिटी वहां पे क्या होगी, कैलकुलेट करनी होगी। तो ये बात हुई नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट यहां पर जो है अभी एन फैक्टर जो है आपका या स्मॉल एन कैसे डिसाइड करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक स्मॉल एन की वैल्यू आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तो आपके लिए जो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट होके आएगी वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो उसकी करेक्ट वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है वो चीज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो तो एन जो है आपका, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है, या बहुत सारी जगह बुक्स में इसको क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, एन फैक्टर। एन फैक्टर बेसिकली क्या होता है आपके पास में, देखो सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन में जो है प्रेजेंट आपका सोल्यूट है वो एसिड हो सकता है, बेस भी हो सकता है, इसके अलावा आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, और आपकी क्या हो सकती है, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन सॉल्यूशन में क्या हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। तो यहां पर उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एन फैक्टर अपन कैसे डिफाइन करते हैं, एन फैक्टर इज द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। यदि आपके पास में बेटा सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, एसिड है, तो उसकी बेसिसिटी अपन कंसिडर करते हैं। मीन्स सिंपल सा मीनिंग क्या होगा बेसिसिटी का, कि वो कितने H प्लस आइन डोनेट कर सकता है, ठीक है। एसिडिटी ऑफ बेस, सेकंड क्या हो सकता है आपके पास में, बेस यदि प्रेजेंट रहेगा तो वो कितने OH माइनस आइन सॉल्यूशन में डोनेट कर सकता है, वही क्या होगा, एन फैक्टर हो सकता है। ये तो बात हुई एसिड और बेस के केस में। यदि आपके पास में सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, आयोनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में अपन क्या कंसिडर करते हैं, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मींस जो भी आयनिक कंपाउंड है उस पर टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना नेगेटिव चार्ज, वो किसके इक्वल होगा बेटा आपके पास में, एन फैक्टर के। या आपका लास्ट क्या हो सकता है, यदि सॉल्यूशन में क्या हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। आगे चल के अपन बात भी करेंगे कि व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल सा मीनिंग क्या होता है बेटा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, पैरेलल कंप्लीट होता है, उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रेडॉक्स रिएक्शन, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आपके एन फैक्टर को। वन बाय वन करके अपन बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ एसिड टू डोनेट द H प्लस आइन। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ H प्लस आइन, H प्लस आइंस, total number of H plus ions donated by या donate by acid, वो क्या होगा बेटा आपके पास में, एसिड बेसिसिटी होगी। मींस कोई भी एसिड जो है कितने H प्लस आइन सॉल्यूशन में डोनेट कर सकता है या इजीली लूज कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। फॉर एग्जांपल अपन बात करें, एग्जांपल के तौर पे HCl में कंसिडर कर रहा हूं बेटा। HCl आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग कौन सा, मोनोबेसिक एसिड। मींस मोनो के लिए अपन क्या यूज करेंगे, जो एक सिंगल H प्लस आयन डोनेट कर सकता है उसको मोनो कंसिडर करते हैं। तो इस एसिड के लिए जो है बेटा आपका N कितना हो सकता है, 1, बिकॉज HCl के पास में केवल क्या प्रेजेंट है, एक H प्लस आयन वो डोनेट कर सकता है। यदि आपके पास में क्या हो सकता है, H2SO4, ये क्या है आपके पास में डाई बेसिक है, और ये कितना आयन, 2 आयंस 2H प्लस दे सकते हैं और SO4 -2 में। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, इसके लिए जो N का वैल्यू है वो कितना रहेगा बेटा, यहाँ पे 2 रहेगा।
बेसिसिटी ऑफ एन एसिड पता चल गई, और वही क्या होता है आपका एन फैक्टर होता है। सिमिलरली अपन और एग्जांपल्स देखते हैं, H3PO4, H3PO4। अब देखो H3PO4 जो है बेटा, उसके लिए इसके स्ट्रक्चर्स की अपन बात करते हैं, तो यहां पर क्या आता है, P डबल बोन OH, OH, और यहां पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन जो है वो फॉस्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसकी वजह से ये नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने दे सकता है, 2H प्लस आयन डोनेट कर सकता है। और यहां पर इसकी एसिडिटी, सॉरी, ये 3 आयंस डोनेट कर सकता है, H3PO4 है ना, हाँ, तो यहाँ पे O आएगा, तो यहाँ पर N इक्वल टू कितना होगा बेटा, 3 हो जाएगा। सिमिलरली अपन बात करें H3PO3 की, उसकी बेसिसिटी कितनी होगी आपके पास में, 2 होगी, बिकॉज इसमें एक H प्लस आयन डायरेक्टली किससे रिलेटेड होगा, फोस्फोरस से। फिर H3PO2, इस कंडीशन में N इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, 1 हो जाएगा। तो ये बात हुई बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ये स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन बात करते हैं कहां पे, केमिकल बॉन्डिंग में, वो चीजें भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर्स में। अब बात आती है एसिडिटी ऑफ बेस, मींस उसके पास कितने रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस के हैं प्रेजेंट है। तो आप क्या लिख सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, मीन्स कोई भी बेस कितने OH माइनस आयन सॉल्यूशन में डोनेट कर सकता है, वही उसकी क्या होगी बेटा, एसिडिटी होगी। एग्जांपल्स के तौर पे अपन बात करते हैं, जैसे मैं कंसिडर कर रहा हूं उसका एग्जांपल, जैसे NaOH। NaOH क्या है बेटा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, मोनो एसिडिक। तो यहां पर NaOH किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस में और OH माइनस में। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो कि NaOH के लिए N कितना होगा बेटा आपके पास में, 1 होगा, बिकॉज केवल और केवल उसके पास में 1 रिप्लेसेबल क्या है, हाइड्रोक्सी आयन है। सिमिलरली अपन बात कर सकते हैं CaOH का ट्वाइस, इसके पास में ये सॉल्यूशन में किसमें कन्वर्ट होगा, Ca+2 में, और यहां पे क्या होगा, 2H माइनस। तो यहां पर N जो है आपका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज ये कितने OH माइनस आयन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 OH माइनस आयन डोनेट कर रहे हैं। सिमिलरली एग्जांपल और ले सकते हैं अपन, AlOH का थ्राइस। तीसरा एग्जांपल मैं किसको कंसिडर कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे AlOH का थ्राइस। इसका मीन्स क्या है, यहाँ पे Al किस में रहेगा, +3 में रहेगा, और 3 OH माइनस आयन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। मीन्स N इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यही बात हुई। फिर बात हुई एसिडिटी ऑफ एन बेस। अब बात आती है एन फैक्टर ऑफ साल्ट। एन फैक्टर ऑफ साल्ट में अपन क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं इसके लिए, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल से अपन बात करें, देखो यहाँ पे मैं सिंपल साल्ट ले रहा हूं, कौन सा, NaCl। सबको पता है NaCl एक साल्ट है जो किससे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। यदि इसको अपन सॉल्यूशन में डालेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो यहां से देखो इसमें जो टोटल चार्ज है कौन सा, या तो पॉजिटिव, या आपको क्या कंसिडर करना है बेटा, नेगेटिव। तो यहां पर देखो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं आपके पास में, यदि अपन पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज वो तो कितना है बेटा, 1, और इसके लिए टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज वो कितना है आपके पास में, 1 है। तो इस कंडीशन में NaCl के लिए जो स्मॉल n का वैल्यू है, या वैलेंसी फैक्टर जो है बेटा, वो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अपन क्या कंसिडर करते हैं, टोटल या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और टोटल क्या हो सकता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं,
स्मॉल एन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और या इसको कंसिडर करो तो भी क्या बोल सकते हो, एन इक्वल टू क्या होगा आपके पास में 1। ये बात हुई एन फैक्टर ऑफ द साल्ट। इसके अलावा भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे सेकंड एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूं, BaCl2। देखो कैसे ब्रेक डाउन होगा, Ba+2 में और किसमें, 2Cl माइनस में। तो यहां पर इस कंडीशन में टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है बेटा वो कितना होगा आपका, +2 हो जाएगा। और यहां से आप क्या बोल सकते हो, टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में BaCl2 के लिए स्मॉल n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 हो जाएगा। कैसे एन फैक्टर अपन डिसाइड करते हैं, किसके लिए, साल्ट के लिए, वो अपन बात की। और लास्ट अपन बात करते किसके बारे में, एन फैक्टर फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of number of electrons involved in a redox reaction. Total number of electrons involved in a redox reaction is called n factor or valency factor for the redox reaction. तो यहां पर मैं एक सिंपल सी रेडॉक्स रिएक्शन कंसिडर कर रहा हूं बेटा। आपका जो है MnO4 माइनस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO4-2 में। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो साथ में अपन क्या बोल सकते हैं इसके लिए, n इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1। मीन्स उस कितना चार्ज या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो या तो लूज कर रहा है या वो गेन कर रहा है, वही क्या होगा आपके पास में, वैलेंस फैक्टर फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन। ये बात हुई। अब यहां पर अपन बात करेंगे नॉर्मलिटी इक्वेशन, बहुत सारी जगह काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे अपन उसको डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मलिटी इक्वेशन के लिए अपन क्या करेंगे, मैं एक कंटेनर कंसिडर कर रहा हूं, क्या कंसिडर कर रहा हूं बेटा, एक कंटेनर। ये मेरे पास में कंटेनर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, आपके नंबर ऑफ ग्राम, सॉरी, इसकी नॉर्मलिटी n1 है, और इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपका क्या है बेटा, v है। ये क्या आपकी नॉर्मलिटी, कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी n है और वॉल्यूम क्या है बेटा, v1 है, ठीक है। और सेकंड आपके पास में दूसरा कंटेनर है, उसमें क्या किया आपने, जो फर्स्ट सॉल्यूशन था इसमें क्या किया आपने, वॉल्यूम ऐड किया, वॉल्यूम एडेड। और वॉल्यूम ऐड करने के बाद में इसकी नॉर्मलिटी जो है बेटा वो क्या होगी आपके पास में, क्या होगी, n2 होगी। और इसका वॉल्यूम क्या हो गया बेटा आपके पास में, वॉल्यूम ऐड किया तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2, ठीक है, यही होगा। अब देखो यहां पर जो लास्ट टाइम अपन ने मोलरिटी में कॉन्सेप्ट यूज किया था कि नंबर ऑफ मोल्स आपने चेंज नहीं की, ओनली चेंज किसको किया बेटा, वॉल्यूम को। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से देखो अपन क्या लिख सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को यूज करके, ये आपका सॉल्यूशन था सेकंड वाला जिसमें आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, और या आपने इसमें वॉल्यूम कुछ वॉल्यूम ऐड करके इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट्स अपन कंसिडर करें, बिकॉज अपन मोल्स कंसिडर नहीं कर सकते डायरेक्टली। यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में। तो यहां पर देखो क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इज n1 कंसिडर कर रहा हूं, और ग्राम, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट्स यहां पे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो आप यहां क्या लिख सकते हो, इन बोथ कंटेनर,
कंटेनर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इज कांस्टेंट। तो यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट्स यहां पे क्या आएंगे, N1V1 आएगा और यहां पर क्या आएंगे बेटा, N2V2। और ग्राम इक्विवेलेंट्स से मैं मीन्स आप क्या लिख सकते हो, N1V1 इक्वल क्या होगा, N2V2। और यही बेटा आपकी क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। यदि सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते हो तो उस कंडीशन में अपन नॉर्मेलिटी इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये बात है नॉर्मेलिटी इक्वेशन के बारे में। अब अपन बात करेंगे एक छोटे से न्यूमेरिकल के बारे में कि कैसे अपन नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका, उसका केमिकल फॉर्मूला उसने गिवन है यहाँ पे, containing 12.6 ग्राम ऑफ द एसिड इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली इसको समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे देखो, जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इसने गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है बेटा, 500 ml। और आप इसको क्या लिख सकते हो, 500 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर, बिकॉज अपन को वॉल्यूम फाइनली किस में चाहिएगा, लीटर में। सेकंड अपन बात करते हैं, क्या दे रखा है देखो, मास ऑफ सॉल्यूट। और यहां पर सॉल्यूट क्या है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन आपको, 12.6 ग्राम। अब कैलकुलेट क्या करना आपको, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। यहां पर यदि आप मोलरिटी इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो तो नॉर्मेलिटी को आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो या फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। बट मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वो क्या होगा बेटा, W2 weight of the solute divided by MW2 molecular weight of the solute। बट यहां पर molecular weight of the solute आपको गिवन नहीं है, इसलिए आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, MW2। ये क्या आएगा, molecular weight या मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। देखो क्या आएगा आपके पास में, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला उसने दे रखा है क्या, CO OH का ट्वाइस, मीन्स यहां पर दो कार्बन है तो कार्बन का कितना होता है 12। ऑक्सीजन कितना है बेटा, यहाँ पे देखो टोटल, आपको टोटल देखो यहां पर तो 4 ऑक्सीजन तो ये है और 2 ये है, टोटल ऑक्सीजन कितना है बेटा, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में 6 इंटू 16। बचा कौन यहाँ पे, हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन आपके यहां पर है और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहां पर है। टोटल कितना हाइड्रोजन आपके पास में, 6 इंटू 1। तो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास में, 126 ग्राम आएगा या 126 ग्राम आएगा। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या आप क्या बोल सकते हो N2, वो क्या हो जाएगा बेटा, गिवन मास 12.6 डिवाइडेड बाई 126। तो यहां से आपके पास में जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी आपके पास में, अराउंड पॉइंट, ये जो भी कैलकुलेट होके आएगा आपके पास में, हाँ 0.1 मोल आएगा। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोलरिटी। मोलरिटी के लिए क्या चाहिए आपको, कैलकुलेट करना है मोलरिटी। तो सबसे पहले तो मोलरिटी का फॉर्मूला लिखो, कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है बेटा, W2 डिवाइडेड बाई MW2 इंटू V ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। और यहां पर ये अपन किस में लेते हैं बेटा, ml में। वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, W2 कितना है आपका 12.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, देखो मॉलिक्यूलर वेट अभी कैलकुलेट किया था 126, और यहां पर वॉल्यूम कितना आएगा बेटा 500 ml आएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 0.2 कैपिटल M। ये क्या है बेटा, मोलरिटी। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए देखो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आया था आपके पास में, W2 इंटू 1000
डिवाइडेड बाई EW2 इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और इसको अपन ने लिखा था क्या, W2 इंटू 1000 इंटू स्मॉल n अपॉन अपन क्या लिख सकते हैं, MW2 इंटू V ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। अब देखो यहां पर ऑक्जेलिक एसिड है, उसमें कितने वो OH H प्लस आयन डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो ऑक्जेलिक एसिड में यहां पर ये वाली जो दो H प्लस आयन है उनको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर फॉर ऑक्जेलिक एसिड इक्वल टू क्या होगा बेटा आपके पास में 2 हो जाएगा। तो यहां पर नॉर्मेलिटी कैपिटल N क्या आएगा, देखो W2 आपका कितना था 12.6 इंटू 1000 इंटू क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा, MW कितना आएगा 126 इंटू वॉल्यूम कितना आएगा आपका 500। तो फाइनली जो नॉर्मेलिटी आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में 0.4 N आएगी। या आप नॉर्मेलिटी को सेकेंड मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मेलिटी आप ऐसा भी लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा एन फैक्टर इंटू मॉलरिटी। तो अभी अपन ने मॉलरिटी कैलकुलेट किया था, एन फैक्टर कितना आया था 2, और मॉलरिटी की वैल्यू देखो ये कितनी है आपके पास में 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 0.2। यहां से ये भी कितना आ रहा है 0.4 n। तो ये बात हुई कैसे अपन नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मॉलरिटी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।